बड़ा मसला जो गर्मियों के अंदर होता है वो घुटन और सफोकेशन जो आपको महसूस होने लग जाती है वो होता है। तो अपना ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ जिनको अपनी स्किन की फिक्र है, जो कि सबको होनी चाहिए, कि आपने जो है सनस्क्रीन के बगैर बाहर नहीं जाना है। अपने आप को हर वक्त, चाहे आप घर के अंदर ही क्यों ना हो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लगा के सनस्क्रीन रखें। का इस्तेमाल जो है वो गर्मियों के अंदर लाजमो मलजूम समझा जाता है, लेकिन इससे हटके अगर देखा जाए तो ऐसे बच्चे जो कि सफर करते हैं अपने वालिदैन के साथ दोपहर के अंदर मोटर बाइक्स पे, तो गुरेज करें कि आने वाले दिनों के अंदर दोपहर के अंदर जो है वो बाइक के ऊपर सफर करने से गुरेज किया जाए। उसकी वजह ये, गर्म लू जब चलती है उससे बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। सन स्ट्रोक के वाकयात जो है अब दिन ब दिन बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि जैसे जैसे दर्जा रात बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी उसी तरह बढ़ती चली जा रही है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ आजकल साफा भी बहुत सारे लोग जो लेते हैं, अगर नहीं भी लेते हैं तो उसे थोड़ा नम करके बाइक पे जाने से पहले जो है वो अपने इर्द गिर्द लपेट लें, ताकि थोड़ी ठंडक का एहसास जो है वो आपको। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। रोजाना की बुनियाद पे जैसा कि हम आपको कहते हैं, आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, कोई भी फनकार आपके अंदर मौजूद है, तो उसे अपने अंदर मत रखें, बाहर निकालें। बाहर निकाल के उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं। आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, आपके अंदर स्केचिंग का टैलेंट है, पेंटिंग का टैलेंट है, या कोई भी टैलेंट इसके साथ मौजूद है, उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। यही नहीं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हम ऑनर करेंगे। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करेंगे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपकी खुशियों में अपने स्टूडियो से जो है वो शामिल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज हमें अब्दुल मोइज हैं जिन्होंने अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशंस की वीडियो सेंड की है। आइए आपको दिखाते हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अब्दुल मुईज। यहाँ आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें, आपको बहुत सेहत और बहुत तंदुरुस्ती दें, और आगे जाकर बड़े होकर जी आप जो बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकें। ऑफ कोर्स बच्चे जो हैं वो इतने प्यारे होते हैं, इतने मासूम होते हैं, तो हर बच्चे से कैसे इंसान जो है वो मोहब्बत नहीं कर सकता है। तो ये तो जी एक फैमिली होती है जो अल्लाह मियाँ की तरफ से हमें दी जाती है, लेकिन एक ऐसी फैमिली भी होती है जो ज़िंदगी में हम आगे चलते हुए जैसे लोगों से मिलते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर भी एक फैमिली जो है हमारी तामीर होने लगती है, जो हम लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते जाते हैं। वैसी एक फैमिली सिटी 41 है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों को जानने लगते हैं तो दोस्त बनने लगते हैं, आपकी फैमिली का हिस्सा और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा, अच्छे और बुरे वक्तों में आपका साथ जो लोग देते हैं वो आपकी फैमिली बन जाते हैं। तो ऐसे ही आज हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं जिनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खुशी का दिन है। तो बिलाल डोगर जो कि हमारे ऑफ कोर्स एक सीनियर रिपोर्टर हैं और एंकर भी हैं, तो उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है और वो ज़िंदगी के एक नए जो है सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें कुछ तस्वीर जो हैं इस इंगेजमेंट सेरेमनी से हमने ऐड की हैं। ऑफ कोर्स उनको मुबारकबाद भी देंगे इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, लेकिन आप देख सकते हैं उनके चेहरे से खुशी जो है वो झलक रही है, और हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से हम उनको मुबारकबाद देते हैं, उनकी फैमिली को भी और उनको भी। अल्लाह ताला उनके इस नए सफ़र में उन्हें बहुत बहुत खुशियाँ दे और बुरी नज़र से जो है हर तरह से उनको बचाएं। तो बिलाल डोगर जो है वो हमारे साथ आज स्टूडियो में भी मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन बिलाल से गुफ्तगू बाद में करेंगे। अच्छा, कुछ और वीडियोज है हमने वो भी शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से भी बिलाल डोगर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियां जो है वो लेके आए, और हमारी दुआ यही होगी कि आने वाला सफ़र जो है आपका हमेशा से सुहाना रहे और बुरी नज़रें हमेशा दूर रहे, हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशियों का अमल दखल रहे और गम और दर्द जो है हमेशा इस जिंदगी से दूर रहें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। अब्दुल रहमान जो कि उर्तुगल ड्रामे के अंदर एक किरदार अदा कर रहे हैं, उनके एक्टर जो हैं वो कराची के अंदर आए, और कराची के अंदर आते ही वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शंस की हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अब इंटरनेशनल टूरिज्म के साथ साथ इंटरनेशनल जो जितने भी एक्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गए। सिक्योरिटी रिस्क जो है मुकम्मल तौर पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि वो भरे बाजार में रश वाली जगहों पे सुकून से जा रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, लोग उनसे मिल रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, और काफी खुश भी नजर आए वो इस मौका पे।
उनके ये कहना था कि उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को जितना हो सके एक्सप्लोर करें ताकि यहाँ की खूबसूरती के हवाले से उनको पता चल सके। बिल्कुल हनान, और किसी भी मुल्क की जब हम बात करते हैं तो उस मुल्क की जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे जाए और सबसे पहले जो है वो जीत हासिल कर ले। और इलेक्शंस जो हैं हमेशा बड़े मज़ेदार होते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की कंपेन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो अपने वोटर्स हैं उनको कन्विंस कर सके कि उनको उन्हीं को वोट देना चाहिए। और ऐसी एक स्टोरी हम आपके साथ शेयर करें जहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीका आजमाया है मुफ्ता इस्माइल ने, जिन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर लोगों को मीठा देने का फैसला किया। और सिर्फ मीठा नहीं बल्कि उन्होंने टॉफियां जो है उनके अपनी जो कैंपेन है उसके लिए खास तौर पे उन्होंने टॉफियां जो है तैयार की हैं। और टॉफी का तैयारी का तरीका कुछ इस तरह से रखा गया कि मीठा तो देना ही है लेकिन इस तरह से दिया जाए कि अगला खाने वाला हमेशा उसे याद रखे। खास तौर पे एक टॉफी रैप तैयार किया गया, उस रैप के ऊपर उनका नाम और पिक्चर जो है वो आवेजा की गई, जिसके बाद वो लोगों के अंदर तकसीम किया गया। और एक मुनफरिद तरीका था जिससे लोगों के अंदर जो है वो कैंपेन की जा रही है। बहुत ही डिफरेंट तरीका था हनान, मतलब आप डिफरेंट तरह से अपने वोटर्स को कन्विंस करते हो और ये मीठा खिला के कन्विंस करने वाली जो चीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। और हो सकता है आगे चलते और लोग भी इसको इस्तेमाल करें। कितना सक्सेसफुल होगा ये तरीका अपनी कैंपेन में इस्तेमाल करने का, और क्या वो ये इलेक्शंस में जो है अपने वोटर्स को कन्विंस कर पाएंगे कि अगर वो मीठा खाकर शायद उनको वोट देने को तैयार हो जाए। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना कन्विंस कर पाए इन टॉफियों से वो अपने वोटर्स को। ये तो वोटर्स इलेक्शन डे पे बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन बिलाल डोगे साहब मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू कुछ इनकी मंगनी के हवाले से भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज जो खबरें हमने अपने मॉर्निंग शो के अंदर दी थी कि भारत से जो है वो यान को इंपोर्ट किया जाएगा, कपास को इंपोर्ट किया जाएगा, बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो अब हो जाएगा, यान शॉर्टेज जो है चल रही है हमारे मुल्क के अंदर उसको अंदर कमी आएगी। और जैसे ही कल ये कहा गया था उसके बाद जो हमारी कारखाना बाजार में सूतर मंडी है उसके अंदर भी काफी हलचल देखने को मिली। फिर बोरे की कीमत जो है वो नीचे आई। अभी ऐलान ही हुआ था, इंपोर्ट होना शुरू नहीं हुई थी, तो ये सूरत हाल थी। लेकिन साथ ही समरी जो पेश की गई वो मुस्तरद कर दी गई और कहा गया कि भारत से कोई भी चीज़ जो है वो इंपोर्ट नहीं की जाएगी। तो इस मौजू पे भी हम बिलाल के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो बिलाल, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको एक नए सफ़र का आगाज़ करने की तौफीक दी है और हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला इस सफ़र को कामयाबी के साथ आपको लेके चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हनान और फातिमा दोनों का। सबसे पहले मॉर्निंग शो टीम का, आरिफ भाई का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत अंदाज में विश की है। बेसिकली जैसे फातिमा पहले कह रही थी, ये फैमिली है, तो फैमिली के अंदर बर्थडेज भी होती है, शादियां भी होती हैं। हम एक दूसरे की शादियों पे, खुशियों में, खुदा ना करे किसी की ज़िंदगी में गम आए, लेकिन ये गमों के अंदर भी हम बराबर शरीक होते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि फैमिली को लेके आगे प्रमोट करना। तो एक फैमिली ये, एक पीछे फैमिली दूसरी है, तो ये फैमिली सारी जुड़ी हुई हैं आपस में। डेफिनेटली मेरे ख्याल में अब यहाँ पहुँच के फैमिली ने एक फ़ैसला किया कि अब नया स्टार्ट लेना चाहिए कि 5 बहन भाइयों में से सब शादीशुदा बच्चों वाले हैं, तो अब इसको भी ज़रा अगले सफ़र के लिए तैयार करें। तो उन्होंने जैसे फैसला किया, मेरे ख्याल में इनकी फैमिली में सबसे सुलझे हुए बंदे जनाब यही हैं, जितना कि मैं जानता हूँ। बड़े डैशिंग और ज़बरदस्त किस्म के हमारे प्यारे से एंकर है और पिया घर सुधारना तो इनकी वाइफ ने है, लेकिन आप हमें उम्मीद है उधर भेजने को फिर लेकिन उधर भी जाना है, मकलावा लेके तो जाएंगे ना शादी के बाद। मकलावा लेने जाना है ना, मैंने वापस उधर नहीं चले जाना। लेकिन बहुत ही मेच्योर भी हैं और आई एम श्योर काम पर्सनालिटी है, बड़े पेशेंट हैं, तो अच्छी बात है। इनकी वाइफ को जो है बहुत ही अच्छे हस्बैंड मिले। जब भी किसी को किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत होती है तो बिलाल सबसे पहले वहां पे खड़े होते हैं। तो इनके अंदर पॉजिटिविटी की बहुत सारी चीजें। अब ज्यादा तारीफें करूंगा तो यूं महसूस होगा तो कि शायद सामने बैठे हैं तो इस वजह से मैं कर रहा हूं, लेकिन बतौर शख्सियत इन प्रोफेशनलिज्म से हटके बिलाल एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है। ही इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन और बहुत काइंड हार्टेड हैं। और जिसके साथ भी इनका ये नया सफर शुरू हो रहा है बहुत ही अच्छा होगा। और उनकी जो फैमिली है आई एम श्योर कि वो बहुत बहुत खुश हैं। और अल्लाह मियाँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मतलब बुरी नजर से जो है अल्लाह मियाँ सबको बचाए। हमारी भाभी बहुत खुशकिस्मत है, उनको इतना प्यारा सा लड़का जो है वो मिला है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। बिलाल, क्या सूरत हाल है? ये जो यान शॉर्टेज के हवाले से कहा जा रहा था कार्टेल बड़ा मजबूत है, लेकिन उसकी मोनोपोली टूटती हुई नजर आई कल, लेकिन उसके बाद शाम को बिल्कुल ही उन्होंने पासा पलट दिया और ये कहा गया कि समरी पास नहीं हुई।
हनान, इस टॉपिक को ना थोड़ा सा ऐसे लूंगा कि मुझे बहुत तिश्नगी हुई जब हुकूमती तर्जुमानों ने खुद इसके ऊपर ट्वीट्स किए। आपने एक ट्वीट देखा होगा, एक बयान चौधरी सरवर का आया कि ये जो रिजेक्ट हुई है ना, ये अवाम के बुलंदतर मफाद के लिए। तो भाई वज़ीर आज़म अवाम के मफाद के खिलाफ हैं, क्या रज़ाक दाऊद खिलाफ हैं, आपकी गवर्नमेंट खिलाफ है? गवर्नमेंट के अंदर 3 धड़े खड़े हैं। एक हम देखें, मेरे ख्याल में जो चीनी इंपोर्ट का फैसला था वो गलत था, क्योंकि उससे आपका जो किसान है उसने मर जाना था। लेकिन कपास हमारे मुल्क में कम है, आपकी मिलों के अंदर चीनी कम नहीं है, आपने खुद एक मेस क्रिएट किया है, लोगों को पकड़ के गिरफ्तारियां करके। ये लोग, जिसमें असलम भल्ली का मैं नाम लेना जरूर चाहूंगा, आपने उनका सामान, उनकी सब चीजें जब्त कर ली। लेकिन जब भी रमजान के अंदर पिछले सालों अदवार के अंदर जब मुश्किल वक्त आता था, आप उस बंदे को मीटिंग्स के अंदर बिठा के फायदा लेते रहे हैं, आप उनसे सब कुछ करते रहे। चीनी हमारे पास मौजूद है, हम चीनी क्यों मंगवा रहे हैं बाहर से? इसकी समझ से बाला। लेकिन बिलाल, अगर आपको ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको आइडिया होगा कि कल भी हमारी बात हो रही थी शो के अंदर कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो यॉन ऑलरेडी अवेलेबल है, वो बाहर भेजी जा रही है। तो पहले हमें ये नहीं करना चाहिए कि अपने मुल्क की जरूरियात पूरी कर लें, इससे पहले कि हम इंडिया के पास जाएंगे, हमें उनसे इंपोर्ट करवाना पड़े। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोगों जो खुद यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है और उसका बहुत बड़ा पोर्शन ऑलरेडी बाहर भेजा जा रहा है, उसको पहले हम अपने मुल्क के अंदर यूटिलाइज करें? ये फातिमा 2-3 चीजें हैं। बेसिकली बाहर से आती है कपास। पाकिस्तान की इस वक्त जो पैदावार है वो अप्रॉक्सीमेटली 58 लाख बेल्स हैं, बिल्कुल 58 लाख बेल हुई हैं, और हमारी जो जरूरत है वो कम व बेश 1.5 करोड़ बेल्स की है। अब प्रॉब्लम ये जो आपने कहा हमारे पास यॉन मौजूद है, ये मेरे प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू देते हुए नवीद गुलजार साहब जो कि चेयरमैन एप्टमा है, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जून तक का चीजें मौजूद हैं, हमारे पास शॉर्टेज है। लेकिन ये नहीं है। अगर अच्छा, इसमें एक 2-3 और चीजें, अगर हम चाइना से लेते हैं, उज्बेकिस्तान से लेते हैं, तो बड़ा इशू क्या आ रहा है, हम उनसे कॉटन ले लेते हैं, रॉ मटेरियल ले लेते हैं कपास की शक्ल में, स्पिनिंग मिलें उसे धागा बना के हमें देती है। जब हम अमेरिका भेजते हैं ना, अब प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका उसका डीएनए करवा रहा है। जब डीएनए करवाता है तो वो पता चल जाता है ये कौन सी कंट्री की है, वहां से ये दोबारा रिजेक्शन होती है। ये इशू, इस पे मजीद भी बिलाल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बिलाल डोगर मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बिलाल, ब्रेक से पहले यान शॉर्टेज के हवाले से आप बता रहे थे, मैं चाहता हूँ कंप्लीट इसकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। क्योंकि हनान ये चीजें ना थोड़ी सी मेरे ख्याल आवाम के लिए और हमारे लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। जिसे हम कार्टलाइजेशन कहते हैं ना, वो कुछ और लोग हैं इसके अंदर और बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मेरे ख्याल में अगर समरी, अगर देखें वजीर आजम रज़ाक दाऊद से, और मैं इस बात को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि एक मशीर इस पूरी कबीना के अंदर काम करने वाला है, वो रज़ाक दाऊद है। एंड वो बहुत कीनली टेक्सटाइल के लिए काम करे, क्योंकि मैंने जो टेक्सटाइल पॉलिसी उन्होंने बनाई है ना वो देखी है, जो कि 1.5 साल से मंजूर नहीं हो रही, वो भी इसी काबीना के मरहूने मिन्नत रिजेक्ट हो रही है और बार बार रिजेक्ट हो रही है। और खतरा ये है कि ये कहीं पॉलिसी भी जो मंजूरी है ये भी रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन जो जफर इकबाल सरवर साहब हैं, जो कि हेड भी टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल के, उनकी भी रज़ाक दाऊद से बात हुई है, तो ये वो कह रहे हैं कि ये अभी रिजेक्ट नहीं हुई, ये बेसिकली डिस्कशन के लिए पेश हुई थी। डिस्कशन इस पे हुई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आने वाला मंगल जो बुध है दोबारा से पेश होता है, शायद मंजूर हो जाएगी, इम्कान है और दुआ है इम्कान। लेकिन चीनी के ऊपर जरूर हमें गौर करना चाहिए, चीनी नहीं आनी चाहिए। हमारे एक्सपोर्टर अब 2 चीजें हैं, यॉन एक अलहदा चीज है, धागा एक तो कपास अलहदा है। यॉन है, धागा। अब हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो कह रहे हैं हमें यॉन इंपोर्ट करने की इजाजत है डायरेक्टली, जबकि स्पिनिंग मिल वाले डेफिनेटली वो कहेंगे हमें कपास की दें, हम कपास लें, धागा बना के हम बेचें, ना कि उनकी स्पिनिंग मिलों को फायदा हो। अब ये 2 चीजें डिफरेंट है, जिसके ऊपर देखना होगा कौन कितना है और कितना हमें जरूरत है। क्योंकि अगर एप्टमा वाले कह रहे हैं कि हमारे पास यॉन मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उसको यूटिलाइज किया जाए, तो उसको कैसे यूटिलाइज और कब तक का पड़ा है। लेकिन एक चीज उनका बहुत वैलिड है, जिससे मैं सेकंड करता हूं, उन्होंने कहा कि हमें एक मखसूस जितना हमें चाहिए उतने की इजाजत दी जाए। ये ना हो हमें चाहिए 60 लाख बेल हो, हम 1 करोड़ बेल मंगवा के बैठ जाएं, फिर अगली बार जो हमारे किसान ने, क्योंकि कम हुई है, कपास ज्यादा लगेगी इस बार, किसान मोटिवेट हुआ है, किसान को पता है मुझे ज्यादा कीमत मिलेगी। आपने अभी कहा कि आप नहीं चाहते कि शुगर इंपोर्ट की जाए, तो लेकिन व्हाई इज दैट? शुगर हमारे पास पड़ी है, अभी तो हमने अपनी फसल उठाई है मिलों के। लेकिन आपको अंदाजा होगा कि इस्लामाबाद के अंदर एट द मोमेंट, क्योंकि प्राइसेस जो हैं शुगर की, रमजान भी आने वाला है, उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये परेशानी का बाइस बन सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली जो डेली वेजर्स हैं, जिनके लिए 1-1 रुपया मैटर करता है।
उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर प्राइसेस इस तरह से बढ़ती रहती है और रमजान में प्राइस कंट्रोल नहीं की जाती और हमारे पास शॉर्टेज किसी तरह की फेस करनी पड़ जाती है आने वाले वक्त में, तो वो तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को अब ये रोना बंद कर देना चाहिए कि पिछले लूट के खा गए और पिछलों ने कहा, क्योंकि चीनी का जो बहरान है वो इनकी गवर्नमेंट में आया है, खुसरो बख्तियार इनके हैं, जहांगीर तरीन इनके अभी तक तो इनके हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट तो कुछ नहीं, तो 50% शेयर्स तो लेके बैठे ना आप लोग चीनी के, मोर देन 50%। तो निकलवाएं चीनी, बिकवाएं चीनी, किसको ब्लैकमेल कौन कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन बेच रहा है। आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से 5 लाख टन जो मंगवा लेंगे, अच्छा गवर्नमेंट मंगवाए खुद, फिर आप प्राइवेट ठेकों को दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जी प्राइवेट लोग मंगवा के बेचेंगे, फिर आप उनके ऊपर मुकदमे करेंगे, फिर कहेंगे वो सब्सिडी ले गए, वो सब कुछ ले गए, वो कहेंगे हमें इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज फ्री कर दे। यानी कि एक बेवकूफ बनाने की एक पूरी फौज जो ना मेरा फौज तो ट्राई कर रही है, इनके अंदर जो काबीना के मेंबर्स बैठे हैं। आपको लगता है अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की जाए? बेसिकली देखें, आपके पास चीनी मौजूद ना हो ना मुल्क के अंदर, आप पहले बताएं कितनी पैदावार हुई है, कितनी शॉर्टेज है और इतनी हमें जरूरत है। इसी के ऊपर तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि हमें जितनी जरूरत है उतनी कपास या यौन मंगवाई जाए, स्टॉकिंग ना हो। ये ना हो 60 लाख की जरूरत हो फिर 1 करोड़ मंगवा कर रखने, स्टॉकिंग हो, हमारा किसान फिर मर जाए। और किसान इत्तेहाद इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली ऊपर आ रहे हैं। चेयरमैन किसान कौंसिल है चौधरी तारिक गुजर साहब, उन्होंने कहा जी ऐसे तो हमारा किसान मर जाएगा, आप चीनी सब कुछ उधर से मंगवा लेंगे, हमारा किसान क्या लगाएगा, उसके कौन खरीदेगा। के हवाले से बात करें तो लैंड का बहुत इशू रहा है हमेशा से कि ये तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है ना, कि ठीक है आप इंडिया से एक दफा मंगवा लेंगे, कितना वक्त आप इंडिया से इंपोर्ट करते रहेंगे, किसी ना किसी टाइम पे तो आके आपको पाकिस्तान की जो अपनी पैदावार है उसको सही करना होगा। जो जमीनें हैं, एक तो उनको सही तरह से फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता है, उनको जमीनों को भी कम किया गया है, एरिया उनको कम दिया जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड यील्ड कम होती है और वो आगे प्रोडक्शन में इश्यूज क्रिएट करते हैं। फातिमा, इस गवर्नमेंट को एक छोटी सी बात देखें, हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं, 3 लोग बैठे, एक मुझे अगर इतना मालूम है तो इस गवर्नमेंट के अंदर क्या इतने विजन के लोग नहीं है कि एक छोटे से बंदे को, फैसलाबाद के एक शहरी को, एक रिपोर्टर को, एक एंकर को ये पता है कि आपकी बलूचिस्तान की जमीनें ज्यादा कपास अच्छी पैदावार कर सकती हैं। प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहां लोग नहीं जा रहे। आपकी पंजाब की लैंड के ऊपर इतनी अच्छी कल्टीवेशन नहीं होगी जितनी और कल बलूचिस्तान वालों ने एहतजाज भी शुरू कर दिया किसानों ने कि हमें हमारी पूरी मिल नहीं रही, आप इंडिया से करेंगे तो हम किधर जाएंगे। अब देखें, उस लैंड के ऊपर इस हद तक आप काम कर सकते हैं। फिर आपका थर वाला, जहां आप लैंड आप नहर बना रहे थे थर के नाल, आपने वो भी रोक दी प्रोजेक्ट। अब आप पानी की पैदावारी शुरू करें, आप आगे पानी पहुंचाएं, पानी की दस्तयाबी आम करें, आपकी जमीनें फरमार। हाँ, फिर आपकी जो वेस्ट पंजाब के अंदर जाके इस वक्त, सॉरी साउदर्न पंजाब के अंदर मिलने चीनी की लगी है, कपास की लैंड के ऊपर, वहां गन्ना लग गया है, वहां कपास की पैदावार 2-3 साल नहीं हो सकती। आप इसे बलूचिस्तान की तरफ लेके चलें। हमारे बलूचिस्तान की तरफ ले जाने के लिए बिलाल कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो चाहिए होगा ना, उनको पानी भी चाहिए, उनको बीज भी अच्छा चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया ही नहीं जा रहा। अकेली लैंड पे कल्टीवेशन किस तरह से की जा सकती है? मेरे ख्याल में आप मेरी इस बात से जरूर सेकंड करेंगे। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, इन्हें 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ दे दें और कह दें इधर आपने इतना कमाना और इतना शेयर आपका, इतना गवर्नमेंट का। लेकिन वहां पे जो लैंड ऑनर्स हैं, गवर्नमेंट किस तरह उनको क्या कैरियर काउंसलिंग कर रही है, उनको बता रही है कि आप कितना यहाँ पे पोटेंशियल है इस चीज के लिए? सरकार सिर्फ ये कह रही है कि पिछले लूट के खा गए हैं। और ये मैं सिर्फ पीटीआई को नहीं, ये हर गवर्नमेंट का अलमिया है कि हम पिछलों को क्रिटिसाइज करते हैं, पिछलों को कोसते हैं। शायद पाकिस्तानी अवाम की ये मेरे ख्याल में जहालत है कि वो ये सुनते हैं। जैसे आपने अभी मिफ्ता इस्माइल की वो टॉफी दिखाई, तो ये कौम टॉफियां खाने जोगी है सिर्फ, क्योंकि इनको ये बताना नहीं है कि भाई ये छोड़ दो कि पिछला कौन। मेरे ख्याल में जो इस वक्त इख्तिदार के अंदर, उसे ये कहे अवाम आप क्या कर रहे हैं, यू आर आंसरेबल, आप सीट पे बैठे हैं। जैसे आपके ऊपर, मेरे ऊपर इल्जाम लग जाता है कि आप नून लीग के साथ हैं या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वबस्ती रहते हैं, या ये लोग समझते नहीं है कि मीडिया इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। हम किसी के साथ नहीं होते, हम वो चीज दिखाते हैं जिसकी आवाज कोई नहीं बनता, उसकी हम बन जाते हैं। लेकिन बिलाल, आपको ये नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट, अब जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उनके आने से पहले सही में और गवर्नमेंट थी मौजूद, तो इम्पैक्ट तो होगा। अगर कोई पहले इक़्तिदार में था, पावर में था, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं निभा सके। और मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं किसी भी गवर्नमेंट की, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि अगर जो सारा इल्जाम है वो हम अपनी करंट गवर्नमेंट पे भी नहीं लगा सकते। हमें पुरानी गवर्नमेंट्स ने जो किया, उनकी जो भी उन्होंने किया, सही किया गलत किया, जैसे भी था, उस पर मैं कॉमेंट नहीं करूंगी, लेकिन कुछ तो वो कर रहे थे। अब की गवर्नमेंट अगर कह रही है कि उन्होंने सही चीजें नहीं की, तो वो भी तो बात गलत नहीं है। मेरे ख्याल में ये बयानिया सिर्फ 2-3 महीने बिकता है, 9 महीने बिक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। अब 3 साल होने को है, कितने देर आप यही बेचेंगे पिछले रूट के। आप छोटी सी मुझे एग्जांपल दे दें, हनान भी इसको सेकंड करेगा। 105 रुपए से फॉर एग्जांपल डॉलर आपका 173 पे गया, आज 152 तक आया,
भाई 20 रुपए डॉलर गिरा है, गाड़ियां कहां खड़ी हैं आपकी, ऑटोमोबाइल आपके मोटरसाइकिल फिर कल महंगे हो गए हैं, आपका घी फिर महंगा है, आपकी चीनी फिर महंगी है, आपका आटा फिर महंगा है, फिर वो डॉलर को जाने दो 200 पे। जब डॉलर नीचे आने से फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा, आपका तेल सस्ता हो रहा है 55 पैसे, मतलब आप क्या घिनौने मजाक आवाम के साथ कर रहे बिलाल, हैं। अगर पर्सनली मैं आपसे पूछूं, ऑफ कोर्स आप आपने जो चीजें देखी हैं और आपके पर्सपेक्टिव के थ्रू आपको नहीं लगता कि चीजें बेहतर हो रही हैं करंट गवर्नमेंट के अंदर? बहुत सारी चीजें, इन्फ्लेमेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इन्फ्लेमेशन बहुत बहुत बुरी तरह से जो है वो ज्यादा हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, बेसिक खाने पीने की चीजें तक बहुत महंगी हुई हैं। लेकिन उसके अलावा क्या आपको टूरिज्म के लिहाज से, फॉरेन इंडस्ट्री के लिहाज से, और ये मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में फातिमा इसमें छोटा सा एक आंसर दूंगा। कहते हैं गरीब, पंजाबी में बात करूंगा ये वाली, पंजाबी में ये कहते हैं कि जरा भुखा मरदा ना ओदा मजहब वही हुंदा जिथों रोटी लभदी है। बिल्कुल, घी महंगा है, आटा महंगा है, दालें महंगी है, चिकन महंगा है, तो उसका तो मजहब वही होगा जहां से रोटी मिलनी है। आप कुछ देखें, टूरिज्म वाले आए, वो उन्होंने सैरो तफरी की। भाई जो फैसलाबाद में दो चीजें हैं, सनतकार और मजदूर। फैसलाबाद का मजदूर भूखा मर गया, उसने टूरिज्म से क्या लेना है? टूरिज्म में अलहदा इंडस्ट्री। हमारा अलमिया ये है, हमने हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर गई, हमने डांस करना शुरू कर दिया, हमने तराने पढ़ना शुरू कर दिए, देखो एक्सपोर्ट बढ़ गई, देखें हम कामयाब। एक्सपोर्टर्स को किसने क्या दिया है? एक्सपोर्टर्स का पूरे मसल्स लगे, उन्होंने पूरा जोर लगाया। सैयद ज़िया आलमदार हैं, जफर सरवर हैं, एहतशाम जवेद हैं, मियां फरुख इकबाल, एक बड़ी लिस्ट है जो यूनियंस की है। इन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरे देखें मेहनत करके ऊपर गए, ये ऊपर चले गए। उनको क्या मिला है? उनके लिए 17% सेल टैक्स खत्म नहीं हुआ, उनको जो गैस के ऊपर सब्सिडी जो है वो पूरी नहीं दी गई। अच्छा, बिजली 9 सेंट पे चलेगी, वो पिटते रह गए, 7.5 पे कर दें, हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग ज्यादा हो रही है, आपने कुछ नहीं की। इंपोर्ट के ऊपर फ्रेड आपके हाईएस्ट हैं, एक कंटेनर जो $700 का जाता था, आज $4000 पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, 5000 पे हो रहा है। तो आपने तो उन्हें सब्सिडी, आप क्या उन्हें दे रहे हैं? आप उन्हें कुछ दे। एक्सपोर्ट्स के हवाले से बिलाल, एक आम आदमी को क्या फायदा पहुंचा? अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पे क्या आया है? उसको भी कोई फायदा पहुंचा है? जैसे आपने बताया कि दाल चीनी हर चीज महंगी हो रही है, वो क्या करे? इस पे आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे इदारे के लिए एक बहुत अहम दिन इसलिए भी है, जहां बिलाल डोगर साहब की जो है वो मंगनी हुई, उसके साथ साथ हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 और 24 के जनाब जफर डोगर साहब, उनकी आज सालगिरह भी है। तो हमारी दुआ है कि सर अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और आपका साया हमेशा हमारे सर पे कायम दायम रखे। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू जफर सर। और स्पेशली मुझे लगता है बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपके लिए दिल से अच्छा चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जफर सर हैज़ बिन दैट पर्सन जिन्होंने, जब से मैंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क को ज्वाइन किया है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी बहुत मदद की है, मुझे गाइड भी किया है, मुझे मेरी गलतियों पर टोका भी है। और उनकी गाइडेंस के बगैर यकीनन मेरा जो ये सफ़र है वो बहुत इनकम्प्लीट होता और शायद बहुत मुश्किल भी होता। तो वेरी वेरी थैंक यू सर, और अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह मियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ और आपकी ज़िंदगी जो है वो सेहत से भरपूर हो, खुशियों से भरपूर हो, और आपकी फैमिली जो है उसके साथ बहुत अच्छे बिल्कुल। एक तरीके से सहाफ़ी होने के साथ साथ जफर डोगर साहब एक बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। तो जब वो आपको सिखाते हैं इतनी शाइस्तगी के साथ, इतने प्यार के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ आपको बताते हैं कि अगर आपकी गलती भी है तो ये महसूस ही नहीं होने देते कि आपने कहीं गलती की है, लेकिन उसकी जो उसको करेक्शन है वो भी आपकी करवा देते हैं। हाँ, और जफर डोगर साहब जो हैं वो प्रोफेशनलिज्म से हट के बहुत कम लोगों को, बल्कि इनका जो फ्रेंड सर्कल है जिनको ये बड़े अच्छे से जानते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे जानते हैं कि रूहानी शख्सियत बहुत बड़ी है। डोगर साहब जो हैं वो इल्मो अदब हो, दीन हो, उसके बारे बेशुमार इल्म जफर डोगर साहब के पास जो है वो मौजूद है। सोसाइटी का जो एक अक्स है, मैंने उनके अल्फाज में एक बहुत अच्छा परसेप्शन देखा है, जहाँ पे वो चीज़ों को बहुत ही क्रिटिकली देखते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग गलत जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि हम तनकीद करें, बट ऑल्सो कि हम क्यों गलत जा रहे हैं, कहाँ पे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एज अ जर्नलिस्ट वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एज अ इंसान वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एंड एज अ उस्ताद वो हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखा देते हैं, जिसकी वजह से सोहबत जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनके पास जब बैठने को मिलता है
तो जफर डोगर साहब के पास जब भी बैठे होते हैं तो इस तरह की गुफ्तगू होती है, इतनी शाइस्तगी के साथ वो गुफ्तगू करते हैं। और बहुत बाजुकात मैंने एक और चीज़ उनके अंदर वो बहुत देखी है कि बहुत तल्ख मौजूआत के ऊपर अल्फाजों का बड़े महदूद अंदाज में जिस तरह से चुनाव करके वो गुफ्तगू करते हैं तो वो बड़ा बेहतरीन रहता है, अगले को बात भी समझ आ जाती है, लेकिन बहुत हार्श वर्ड्स भी यूज नहीं करते। बिलाल, आप क्या कहेंगे इस सवाल? अच्छा अनान, जो आप कह रहे थे ना कि गलती ठीक करते हैं तो उसको पता भी नहीं चलता, तो मैंने ना अक्सर आपकी बात से मुझे एकदम याद आया, तो आपको कहें फॉर एग्जांपल लफ्ज है और लफज है, ऐसे लफ्ज होंगे ना तो आपको कैसे बताएंगे? बिलाल देखो, ये वैसे ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये गलत है। हाँ। कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, लेकिन ना ये वाला दुरुस्त है, ये लोगों को ना आई थिंक सो कुछ पता है, लेकिन दोनों इस्लाह चल जाती है। ये बेहतर है तुम ये कर लिया करो। उनका अंदाज ऐसा होता है बताने का कि अगले को ये फील ना हो कि वो उससे, क्योंकि वो एकदम अंदर इंसान होता है कि मेरी गलती हो गई है। और फिर मुझे तो ये याद पड़ता, जब लंदन गया तब भी उन्होंने मिठाई के साथ इस्तकबाल किया, वापसी आने पर भी, फिर उनके साथ उम्रा जो खास तौर पर किया है। और मैंने मक्का शरीफ के अंदर, मदीना शरीफ के अंदर भी कुछ अयाम जो उनके साथ गुजारे हैं, तो हम कमरों के अंदर नौजवान थे, थकते थे आगे, और डॉक्टर साहब जब देखे वो हरम पाक, तो हम पूछ रहे डॉक्टर साहब आप कमरे में क्या बात है? कहते मातन मतलब इवन कि एक बंदा जिसे थकावट भी महसूस होती हो और कुछ बीमारियों का भी सामना करना पड़ता हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी भी, और ख़ासतौर पर सफ़र के हवाले से, और बहुत सारे उनके साथ टूर्स किए भी, तो बड़ा मज़ा आता है। मेरे ख्याल में अगर आप दुनियावी ज़िंदगी में जाएं तो दुनियावी शख्सियत बन जाते हैं, मजहबी में आए तो मजहबी बन जाते हैं। वो आपने कहा रूहानी वाला लफ्ज़ वो शायद अच्छा बैठता है, तो वो दोनों तरफ से आपको ना अच्छे तरीके से मैनेज कर देते हैं और बता भी देते हैं। ये नहीं है कि अब हम उनके पास, मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ ज़रूर बोलूँगा, फैसलाबाद में बहुत से ब्यूरो चीफ्स हैं, वो अपनी जगह अच्छे होंगे, बहुत से अच्छे भी होंगे, लेकिन कोई ऐसा ब्यूरो चीफ नहीं है जिनके कमरे में जाके हम शरारतें भी कर लेते हैं, मतलब उनके साथ मजाक पूरे पाकिस्तान में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में तंजो मजाक। क्योंकि एक जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये जरूर बताना होगा, जो ब्यूरो चीफ होता है उनकी एक ना जो पिक्चर होती है बड़ी वो तल्ख होती है, तो उसका कमरा नो गो एरिया है कि वहां तो आप गुजरे भी तो मेरे ख्याल में पिछाड़ी भी नहीं कर सकते, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में क्रेडिट उनको। और मेरे ख्याल में हनान एक लफ्ज जो मैं कहूंगा, 2010 में मैंने अपने सहाफी जिंदगी का आगाज उनसे शर्गीदी से किया है, और मेरे तो 11 साल से उस्ताद हैं, तो मेरा तो आगाज भी उनके साथ है, और थ्रू आउट जहां एक्सप्रेस में था तब भी उनके साथ था। फिर वो उन्होंने स्विच किया तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के चले गया, सिटी 41 में भी उनके पास आया और उनकी वजह से आया, और आज भी उनके साथ चल रहा है। तो बिलाल, लीडरशिप की अगर बात करें, एक अच्छी और स्ट्रांग लीडरशिप कितनी ज़रूरी होती है आपके सीखने के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, और ओवरऑल एक जो एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे आप हर कोई फील कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? और जफर सर ने सिटी 41 को और सिटी न्यूज़ नेटवर्क को वो लीडरशिप प्रोवाइड की है जहाँ पे हम सबको ऐसे महसूस होता है, जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितनी भी हमारी टीम है, कैमरा पर्सन, हर कोई जिनको ये महसूस होता है कि वो अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में भी बहुत बेहतर इंसान बन। मेरे ख्याल में हनान बेहतर जानता है, अगर पानी खड़ा हो, वाटर मतलब का इशू हो, तो कोई गंदे पानी का इशू हो, अगर डोगर साहब वहां अपने जूता उतार के जा सकते हैं ना, फिर सारे मोटिवेट हो जाते हैं, हम भी भाग के उसके अंदर चले जाए। अब प्रॉब्लम जफर साहब का सबसे बड़ा एक ना जो मेन चीज है ना वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल जलसा है ना, तो हम थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं कि हमने आवाम के अंदर नहीं घुसना, तो डोगर साहब खुद जा खड़े होते हैं, फिर हमें भी चुप कर खड़े, ये लीडरशिप वाली। और एक मैं आपको याद बताऊंगा, हमने फुटबॉल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सर। फुटबॉल वाली आज आपकी सालगिरह है और हमारी दुआएं सर कि अल्लाह ताला आपको जबरदस्ती आ गए सर। आप अपना चेहरा मुबारक यहाँ पे लोगों को दिखाएं ताकि हम दिखाएं कि हमारे बॉस जो हैं वो आज हमारे दरमियान अपनी सालगिरह के मौका पर मौजूद है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आज मेरी सालगिरह है और हनान बुखारी और फातिमा, बिलाल डोगर और ख़ास तौर पे हमारे जो एक रूह रवां इस सारी जो कुछ हो रहा होता है इस वक्त, आरिफ भाई, उन्होंने ये सारा प्लान किया और मुझे बस ऐसे ही कहा जी कि आपकी सालगिरह है और आपने आना है, और मैं ज़बरदस्ती आ गया, चलते हुए शो में आ गया, आप बर्दाश्त कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो सर आज आपकी सालगिरह है, हमने खास तौर पे सोचा था कि अपने मॉर्निंग शो को 4 चांद दिखाएंगे हसीन मुखड़े के साथ, क्योंकि आज जनाब जफर डोगर साहब की बर्थडे है। तो सर मैं चाहता हूँ केक कटिंग सेरेमनी जो है वो अपने मुबारक हाथों से आप करें। ओके जनाब, तो माइक आप मुझे सर पकड़ा दें। तो केक कटिंग सेरेमनी का आगाज करते हैं डोगर साहब की। ले जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सर जफर, हैप्पी बर्थडे टू यू।
सर बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे और इसी तरह अपनी जिंदगियों के लिए भी और अपने करियर के लिए। ले जी फातिमा आप भी सर को फीमेल हाँ एक चीज मैं Thank you, बतानी thank थी जो फातिमा पूछ रही थी वो फुटबॉल वाला मैं बता रहा था सर लीडरशिप का पूछ रही मैं कहा फुटबॉल खेल रहे थे तो डोगर साहब ने जो आगाज था उन्होंने कहा हमने कहा सर आप बैठ जाएं आप ना खेलें हम खेलते हैं कहा नहीं पहले मैं खेलूंगा साथ और यकीन करें हम आहिस्ता भाग रहे सर ये तेज से उन्होंने कहा चले अब मैं सांस लेता हूँ आप लोग खेलें मतलब ये होता है लीडरशिप का आपने पूछा तो प्रॉपर हाँ गोल भी किया तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब खुद आगे आ जाते हैं ना फिर जो हमारे जैसे शर्मा रहे होते हैं ना या थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं तो वो भी शुरू हो जाते हैं कि अंदर आके हम भी अपना हिस्सा डाल ही लें थोड़ा सा सर बहुत शुक्रिया बिलाल। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस खुशी के मौके पे इस सिटी फैमिली को और अरूज दे और तरक्की दे और हमारे व्यूअर्स जिनकी वजह से ये सब कुछ कायम दायम है, जिनकी मोहब्बतों से, जिनके पजीराई देने से ये सारी रौनकें लगी हुई हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, खुश रखे और दायमी खुशियाँ अता करे। और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो CEO हैं, जो हमारे जिन्होंने सारी ये मेला सजाया हुआ है, रौनक लगी हुई, मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे और तरक्कियाँ दे हमारी सिटी फैमिली को। और ये कारवां जो है यूं ही चलता रहे, आगे बढ़ता रहे और यूं ही हम आपके खुशी गमी में हर एक में शरीक होते रहें। और ये सफ़र मोहब्बतों का सफ़र इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जारी रहेगा। और सिटी न्यूज़ नेटवर्क और सिटी 41 आपका शरीक सफ़र रहेगा और आपकी जितनी भी यहाँ हमारे शहर के जो भी मामलात होंगे, इनके जो इश्यूज़ हैं उनकी हम ओनरशिप लेते हैं। हमारे शहर के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो हम चीख चीख के बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बिल्कुल सर आप सुबह से शाम तक, रात तक हम बताते हैं और कोई अच्छा करे तो उसकी सताइश भी करते हैं। और मेरा ख्याल यही एक अच्छे जर्नलिस्ट की या एक अच्छे अदारे की बिल्कुल यही पॉलिसी होनी चाहिए, यही खूबी होनी चाहिए। तो जैसे आपने मुझे विश किया, अल्लाह ताला आपको हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब करे। और ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग जबरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो डन स्टीवंस बाय साहब जिसकी तरफ से की गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जबरदस्ती परचेसिंग करें तो उसके लिए आपको सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे डन स्टीवन की शॉप पे जो है वो जाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है और किचन के अंदर हमारे साथ शेफ यूके भी मौजूद हैं। देखते हैं कि आज क्या रेसिपी बना रहे हैं। शेफ अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रहे हैं आज? सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, क्या तैयार कर रहे हैं सर? मटन अचारी हंडी है सर, पाकिस्तानी डिश है हमारी। मटन अचारी हंडिया तैयार की जा रही है नाज़रीन आज, और अरोमा जो है हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत जबरदस्त आ रहा है। इसकी रेसिपी क्या होगी, क्या क्या चीजें इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। बताइएगा कितना मटन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए कितने कितने? हाफ के जी हमारे पास मटन था, वो हमने स्टीम के लिए रखा हुआ सॉसपैन में, और हमारे पास 3 ऑनियन थे। सलवा घी में हमने डिश तैयार करी है। ठीक है, सलवा घी के अंदर डिश को तैयार किया जाएगा। सलवा घी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए जो है आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के हवाले से काफी मुफीद साबित होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि खानों की लज्जत को 4 चांद लगाएं तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए सलवा बनास्पति घी और सलवा कुकिंग ऑयल। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। शेफ ये बताइएगा कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी? हमारे पास 3 ऑनियन थे सर, हमने इसको कटिंग किया, सलवा घी में हमने इसको रखा हुआ। उसके बाद हमारे पास 3 टमाटर हैं सर, इसका पेस्ट बनाया हमने। ये ब्राउन हो जाएंगे प्याज, इसके बाद हम ये टमाटर पेस्ट इसमें डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद हमारा जो टेस्ट होगा वो पाकिस्तानी टेस्ट है। ये खुशक धनिया है हमारे पास 1 चम्मच इसका, ये हमारे पास होगा। हल्दी है, हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून इसका होगा। कराची चिली हाफ टी स्पून होगा। चिकन कढ़ाई मसाला है सर, वो 1 टीस्पून लगाएंगे ताकि हमारी चटपटा और स्पाइसी हंडिया तैयार हो जाए। और कराची चिली रेड चिली पाउडर है वो हाफ टी स्पून होगा। गरम मसाला 1 टीस्पून होगा। साल्ट 1 टीस्पून होगा। इसके बाद टेस्ट डालने के बाद, इसको बुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम
वो हमारे पास 200 ग्राम मौजूद है। ये लास्ट पे डाली जाएगी? जी लास्ट पे जब हम इसको हंडिया हमारी तरी छोड़ेगी उसके बाद हम इसमें डालने के बाद इसको क्रीम को डालने के बाद हमारा जो हमारी गार्निश है, ग्रीन चिल्ली है, लेमन है, धनिया है, वो हमारी सैलेड वो सेपरेट तैयार है सर। अच्छा, ये सैलेड किस किस चीज का बनाया जाता है ये बताइए। ये हमने जो बनाया है चॉप कटिंग की हुई है सर, इसमें कैरेट है, खीरा मौजूद है, ऑनियन है और आइसबर्ग इसमें मौजूद है और लेमन का ऊपर टच दिया और मिक्स मसाला ऊपर डाला हुआ। जी, मिक्स मसाले डाले जा रहे हैं और चटपटे खाने बनाए जा रहे हैं। मैं ना हनान शेफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, जो कोई खाना बनाते हैं, जितनी भी औरतें हैं ना, उनका भी यही सवाल होता है कि नमक जो है वो किस तरह से हिसाब से डाला जा सकता है। कोई ट्रिक है आपका शेफ, अगर आप बताएं। ये क्वांटिटी के हिसाब से होता है, कितनी क्वांटिटी में कितना यूज करते हैं जी नमक? जो हमारी जो डिश होती है ना उसके मुताबिक होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है सोसें होती है वो साल्टी होती हैं, हमने डिश के मुताबिक रखना होता है। जो पाकिस्तानी हंडिया होते हैं, जो हमारे पास ये टीस्पून है ना, इस हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो पाकिस्तानी मसाले हैं, कई पाकिस्तानी हंडिया होती है उसमें मसालों में ऐड होता है सॉल्ट। हंडिया के अंदर कितना? 1 टीस्पून डाला है सर हम, 1 टीस्पून, ताकि ऑलरेडी हमारे चिकन पाउडर में भी जो कढ़ाई पाउडर है इसमें भी ऐड होगा। वैसे कढ़ाई पाउडर के अंदर होता क्या क्या है सर? इसमें मिक्स मसाला ही होता है, इसमें खुशक धनिया वगैरह, खुशक जिंजर, इस तरह की चीज़ें ग्राइंड की होती हैं पाउडर टाइप। ठीक है। एक और हनान में सवाल पूछना चाह रही थी, गोश्त को बनाते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसको गलाना जो है, और सही मिकदार तक गलाना, कि ना तो ज़्यादा गला हुआ हो ना कम गला हो, ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो शेफ, आप किस तरह से निशानदेही करते हैं कि अब जो है ये इनफ गल चुका है और अब मुझे इसको या तो दूसरी हंडिया में शिफ्ट करेंगे आप, जहाँ पे फिर आप बाकी मसाले इसको डालेंगे, तो किस तरह से आप अंदाजा लगाते हैं? मतलब कितनी देर के लिए इसे स्टीम दिया जाएगा, कितनी देर इसमें पकाया जाएगा? हम इसको जब बाजार से लेके आते हैं, हम इसको वॉश करने के बाद इसको सेपरेट पानी में डालेंगे, सिर्फ इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट बीफ होगा या आपके पास, कितना सॉल्ट डालेंगे 1 किलो के अंदर? ताकि अपने हंडिया के मुताबिक डालना। आपका हाफ के जी आपने 1 टीस्पून पानी में डाल देना ताकि इसमें ना जज़ब हो जाए। जज़ब होने का जो हमारा बीफ है, मटन है, वो सॉफ्ट हो। अगर ज़्यादातर जो बड़ा जानवर होता है बीफ हो, वो नहीं गलता, उसमें आप पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यानी ये एक अच्छी चीज बताया है कि अगर आपकी हंडिया जल्दी नहीं गल रही लेकिन मेहमान आ गए और आपको जनाब जबरदस्ती हंडिया कम वक्त के अंदर बनानी है, तो उसके लिए आपको घर के अंदर पपीता रखना लाजमो मलजूम समझें। क्योंकि अगर आप बीफ तैयार कर रहे हैं या मटन तैयार कर रहे हैं तो ये चिकन की तरह जल्दी जल्दी नहीं पकता। उसके लिए आप हंडिया के अंदर पपीते को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज करना कैसे, हंडिया के अंदर करना है या स्टीम करते वक्त पपीता डालना है, और कितनी क्वांटिटी में डालना है? हाफ के जी अगर बीफ है सर, आपको जल्दी चाहिए डिश, हम अब सेपरेट हमने बीफ उबलने के लिए रखा हुआ, दूसरी तरफ हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, तो उस सेपरेट उसमें छिलेंगे। छिलाई करने के बाद उसके 2-3 चम्मच उसमें ना पपीता ना ग्राइंड करके या उसके चमची की हेल्प के साथ उसको मिक्स करने ना सेपरेट सारे कोनों पे लगा देंगे। लगाने के बाद उसको ना लकड़ी के चम के साथ उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको ढाँप देंगे। जैसे स्टीम जो उनका बाफ है, स्टीम है, वो अंदर ही रहे। इंशाल्लाह 10-15 मिनट में आपका बीफ हो या मटन हो, वो ऑलरेडी सॉफ्ट बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगा। जैसे बीफ निहारी नहीं होती, रेजा रेजा बीफ का वो जरा होता है। वो बोंग भी तो होती है ना, बोंग पाए भी बनाए जाते हैं। बोंग के अंदर भी जो मटन या बीफ की बोटी होती है वो बड़ी ही मतलब रेशियों के साथ टूटती है। सर उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, कम से कम 2-3 घंटे दिया जाते हैं, ताकि उसमें स्टीम जो उसके अंदर है हर चीज उसमें डाल के उसको रख दिया जाता है, ताकि आरे जब तैयार हो जाए उसके बाद उसको तड़का लगाते हैं। गार्निशिंग किस किस चीज की होगी आज डिश के अंदर? गार्निश सर हमारे पास ग्रीन धनिया है, लेमन है, ग्रीन चिली है, और जो लास्ट पे हमने जो है ना हमारे पास इलायची पाउडर, वो हमने टच देना ताकि हमारी हंडिया का फ्लेवर ऊपर तक आए सर। अच्छा, करीम का कितना अमल दखल है इस डिश के अंदर? 200 है सर। 200%। और इसके अंदर क्रीम डालने से टेस्ट जो है वो काफी हद तक, और खास तौर पे अगर हमारी पंजाबी डिशेस की बात की जाए तो उसमें क्रीम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है फातिमा कि ग्रेवी जो है वो जबरदस्ती बने। ग्रेवी का कितना अमल दखल है खाने में, आप क्या समझते हैं? यार ग्रेवी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो मीट होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीट के साथ साथ ये भी तो ज़रूरी है ना कि आपके पास ग्रेवी हो, ताकि आप उसका भी टेस्ट और मज़ा जो है वो ले सके। और बड़ा डिफरेंट किस्म का ब्लेंड बन जाता है और यूनिक किस्म का, जब आप नान या रोटी के साथ उसको खाते हो तो बहुत बहुत ज़रूरी और है। वैसे एक चीज़ और भी फातिमा मैंने ऑब्जर्व की कि जब भी फॉरेनर्स हमारे फैसलाबाद में आते हैं या पाकिस्तान में आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि पंजाबी डिशेस जो हैं उनको ट्राई करें। ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी फेमस हो चुकी हैं, हमारी कढ़ाई हो, हमारे कबाब हो, बारबेक्यू हो, तो इसको लोग बड़ा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्चुअली जब मैं वहाँ पर होती थी, मैं जब लंदन में थी,
तो मेरा यही हमेशा जो है मकसद होता था कि मैं कोई ना कोई अच्छी जगह ढूंढ लूं जहां पे मैं देसी पाकिस्तानी डिशेस जो है और ऑथेंटिकली जो बनाई गई हूं वो ढूंढ सकूं। बहुत ही मुश्किल काम होता था, बहुत दूर दूर इलाकों तक जाना पड़ता था, लेकिन ढूंढ ढांड के मैं पहुंच जाती होती थी अपने दोस्तों के साथ, और इवन तो बाकी मुल्क के लोगों को भी बहुत पसंद होता है। लेकिन आप इस सेगमेंट का फायदा उठाएं ना, यहाँ से सीखें कुकिंग। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखें, तो कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप बाहर हैं या कहीं पे भी हैं, आपके पास इंग्रेडिएंट मौजूद हों, आप जादू की छड़ी गवाएं और हाथों का मैजिक चलाएं। यही तो जरूरी बात है, और इसीलिए तो हम ये सेगमेंट करते हैं ताकि जो लोग अपने घरों पर हैं वो बड़े आसानी से ये रेसिपीज फॉलो करके अपने घर के अंदर तैयार कर सके और उनको ढूंढना ना पड़े। जिस तरह से मुझे ढूंढना पड़ता है तो बहुत मुश्किल काम है, तो आप अपने घर पर आसान तरीके से ये रेसिपीज यूज करते हो, ये इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो जो कि शेफ यूके स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, अपने घर में बना सके, खुद भी खा सके, खुद भी इंजॉय कर सके, अपने घर वालों को भी जो है वो इंजॉय करवा सके। और हम हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए हम लोग हर जो इंग्रेडिएंट है उसको ऑथेंटिक रखते हैं, ऑर्गेनिक रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीज हम इस्तेमाल करें वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए जो है वो बहुत अच्छी हो, ताकि वो हेल्दी भी हो और एट द सेम टाइम मजेदार भी हो। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। या नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज अचारी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार की जा रही है, तो अचार का इसमें अमल दखल लाजमी तौर पे होगा। अब कितनी क्वांटिटी में अचार डालना है शेफ यूके से जानते हैं। शेफ कितना अचार यूज किया सर, जाएगा? हमने 3 स्लाइस में चारा यूज किया है सर, ताकि हमारे पास लेमन भी है, ताकि ज्यादा खटाई ना हो, ताकि मिकदार जो बराबर रहनी चाहिए। अच्छा, इसमें अचार किस किस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, या सिर्फ और सिर्फ ये अंबियां जो होती हैं इनका अचार ही यूज किया जा सकता है? सर होता तो मिक्स बाजार से मिलता है, लेकिन हमें इसे अंबिया का अचार डालेंगे ताकि। ठीक है, अंबियों के अचार के साथ जनाब इसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि एक टेक्सचर जो उसके अचार से हंडिया के अंदर बनता है, चाहे वो चिकन की हो या मटन की, वैसा देखने को नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे देसी घी या मक्खन भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें? अंडिया के लिए सर घी इस्तेमाल किया जाता है, मक्खन देसी घी होता है, कि पाकिस्तानी खानों का मजा तो तब आता है गाँव। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अब ऐसे हैं नाज़िन, फातिमा से भी मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। फातिमा, अब क्योंकि हम दोनों ही बड़े फूडी हैं, तो फूड जो है उसको ज़बरदस्त टेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे काम हमारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि करते हैं। जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन देसी घी के साथ डिशेस तैयार की जाती हैं, मक्खन के साथ डिशेस तैयार की जाती हैं। मेरे से तो बात भी नहीं हो रही, मुंह में इतना पानी आ रहा है फातिमा। हाँ? तो आप कुछ बताएं कि ऐसे टेस्ट वाली डिशेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टेस्ट को डेवलप करना। क्रीम हो गई, उसके अंदर देसी घी हो गई, ये तो हमारी पहचान है। हमारे जो खाने, स्पेशली पंजाबियों के खाने जो है, मैं समझती हूँ वो ज़्यादा उनके अंदर घी और ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो टेस्ट डेवलप करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और जब आप मीट पका रहे होते हो, इतने मसाले इस्तेमाल कर रहे होते हो, इतने डिफरेंट किस्म की चीज़ें, जैसे कि आज हमारी हांडी में जो है अचार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बड़े यूनिक ब्लेंड्स होते हैं, डिफरेंट तरह का टेस्ट हम क्रिएट करते हैं। इवन तक कि पूरी दुनिया के अंदर, ये पर्सनली चीज मैंने देखी है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूके हो, कहीं पर भी आप जाएं, अमेरिका तक आप चले जाएं, हमारे जो खाने हैं और जो उनका यूनिक टेस्ट है वो हर जगह पर पसंद भी किया जाता है और उसे सराहा तक जाता है। पसंद तो किया जाता है, लेकिन आपने कभी किचन के अंदर कुछ बनाना सीखा है? मतलब कभी कुछ बना के किसी को खिलाया हो? देखिए, मैं जो यहाँ से मैं सीख पाई हूँ ना शेफ यूके से, आई थिंक वो अपने ओन पर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि घर पे तो आप देखो ना बेसिक रेसिपीज होती हैं, आप कहीं हाँ, से रेसिपीज तो बेसिक होती हैं और बहुत सारे काम भी बंदे ने करने होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इन तमाम चीजों को सीख के लेकिन ये आगे शेफ यूके चले जाएंगे। बिल्कुल। तो फातिमा, अभी आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ, आपको कहीं जाना है, अभी कहाँ जाना है जरा बताएं। हाँ, मैंने जरूर कहीं ना कहीं जाना है, और आपको पता है मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि किस तरह से मैं आपकी जिंदगी जो है और रोजमर्रा के जो काम है उनको आसान बना सकूं। तो मैंने एक ट्रिप प्लान किया है स्टाइलो के एक आउटलेट पर। आपको पता है कि स्टाइलो के पास नित नई वैरायटी है, डिफरेंट रेंज है, डिफरेंट तरह के शूज, बैग्स, कपड़े, प्रेटवेयर, ज्वेलरी और इवन स्टाइलो किड्स तक है, क्योंकि स्टाइलो मेक श्योर करना चाहता है कि सिर्फ आप नहीं बल्कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी शॉपिंग भी आप एक ही जगह से कर सकें, एक ही आउटलेट पर जाकर आपका जो तो सारा लेके चले ना उनको, ऑडियंस हाँ जी, मैं और आपको वेट नहीं कराऊंगी और इंतजार में बिल्कुल नहीं कराऊंगी। तो चलें, बिल्कुल रेडी हो जाएं, हम लोग जल्दी से जाते हैं स्टाइलो के आउटलेट पर, उनकी जो नई समर कलेक्शन है उसको चेकआउट करते हैं। करशी सेहत का सफर में खुशामदीद।
जैसे आप हमें अजीज हैं वैसे कर्शी को आपकी सेहत अजीज है। आज बात करते हैं आपकी जिल्द के हवाले से। गर्मियों का मौसम आ रहा है, जिल्द के मसाइल ऐसे होते हैं कि डिफरेंट तरह की चीज़ों की वजह से, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो, वेदर चेंजेस हो, हमारी जिल्द बहुत मुतासर होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आज इस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे आपकी जिल्द के हवाले से और किस तरह से आप डिफरेंट तरह की चीज़ों से इसे बचा सकते हैं, क्या प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी जिल्द को जो है वो बेहतर रख सकते हैं। आज हमारे साथ हकीम साहब मौजूद है, अकबर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हकीम साहब से हम कुछ सवालात पूछेंगे, कुछ बातचीत करेंगे आपकी जिल्द के हवाले से, ताकि आप अपनी जिल्द की बेटर केयर कर सकें। तो हकीम साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जिल्द का तारुफ आप करवाएं और ये बताएं कि ज़रूरत और अहमियत जिल्द की किस तरह से। इंसानी जिल्द हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है जो कि हमें मौसम के गर्मी और सर्दी से बचाता है, टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, हमारे उज़लात और तमाम अज़ा को हफाजत देता है। इसके अलावा हमारी जिल्द हमारी खूबसूरती का बायस बनती है, जिसमें दीगर अज़ा की निस्बत चेहरे पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसलिए ये एक हसास होने के साथ साथ मौसम के गर्दो गुबार से भी हमारी अंदरूनी बहुत सी चीज़ों को बचाता है। ख़ास तौर पर हम देखें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्मेटिक्स और प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से मुतासर होती है। इसी तरह एजिंग और यूवी शुआएं भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो इसे ख़ास तौर पर मुतासर करती हैं। अच्छा टीम साहब, ये बताइएगा जिल्द के मसाइल की वजूहात क्या हैं? जिल्द के मसाइल में अगर वजूहात को देखा जाए तो हार्मोन्स बुनियादी वजह है। परेशानी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, ख़ास तौर पर ख़वातीन में अय्याम के दौरान पीसीओज में तो ख़ास तौर पे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। टीन एज में हार्मोन्स किसी भी वजह से डिस्टर्ब हों, ये ज़ेरे जिल्द ग्लैंड की रतूबात को बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में एक्नी और जिल्द के दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक ख़ास इशू है मेकअप का गैर मियारी और ज़्यादा इस्तेमाल, वक्त बेवक्त इस्तेमाल। अच्छा, मेकअप का इस्तेमाल ही मसला नहीं है, मेकअप को उतारना भी मसला है। इसके लिए अगर गैर मियारी केमिकल इस्तेमाल किया जाए तो वो भी जिल्द को ख़राब करता है। ख़ास तौर पर जब भी मेकअप का सामान ख़रीदा जाए तो ऐसी तमाम चीज़ों को ख़रीदते हुए मियार को मद्देनज़र रखा जाए। बिल्कुल हकीम साहब, तो जिल्द के अगर अमूमी मसाइल के हवाले से बात करें तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि अमूमन लोगों को एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं? आम तौर पर जिल्द के मसाइल में फोड़े, फिंसियाँ, दाद, धद्दर, चंबल, हत्ता के बालों का गिरना, ये भी जिल्दी मसाइल में शामिल है। और बालों की ख़ास गिरने की एक किस्म है जिसे बालचर कहते हैं, वो इसमें ख़ास तौर पर शामिल है। अगर हम देखें तो हमारे खाने पीने के अलावा मौसमी असरात हमारी जिल्द पर असरअंदाज होते हैं। शिद्दत की गर्मी और सर्दी, ये दोनों भी हमारी जिल्द के मसाइल में एक वजह बनती है। इसके अलावा फुलैरी शामिल है जो हमारे जिल्द में अमूमी मसाइल में शामिल है। जिल्द के मसाइल की आम वजूहात क्या हैं? आम वजूहात में मैदा और जिगर, यानी मैदे की वजह से बदहज़मी और कब्ज़ ये पैदा होती हैं जो कि इसको मुतासर करती हैं। और अमराज़ जिगर में देखा जाए तो जिगर का फेल सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से ये जिल्द के मसाइल पैदा होते हैं। और अगर ख़वातीन में देखा जाए तो सने यास के मसाइल भी जिल्दी अमराज पैदा करते हैं। नौजवान लड़कियों में अय्याम की बेकायदगी, लिकोरिया और इस तरह के दीगर मसाइल जिससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, वो भी जिल्दी मसाइल का बायस बनते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, तो अगर एलर्जीज़ के हवाले से बात करें तो एलर्जीज़ होती क्या हैं? एलर्जी बुनियादी तौर पर हसासियत को कहते हैं। हमारी जिल्द अगर ज़्यादा हसास हो जाए
मौसम के असर को ज़रूरत से ज़्यादा कबूल करे तो ये हसासियत में शामिल होती है कि ज़रा सी गर्मी, सर्दी, गर्दो गुबार, अगर इसकी बाज़ खाने भी इसमें शामिल हैं। बाज़ का ऐसा है कि कुछ खाने ऐसे होते हैं कि उनके खाने से जिस्म पे खारिश हो जाती है, दाने निकल आते हैं, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये एलर्जी है। और एक्नी भी तो होती है ना, ये एक्नी क्या होती है, इस हवाले से भी बताइएगा। चेहरे पर निकलने वाले दाने, खा वो पीप वाले हों, सादा हों, किसी भी तरह के जो दाने निकलते हैं चेहरे पर, इन्हें एक्नी कहा जाता है। इनका सबब बाज़ गैर मुनासिब खुराक होता है और बाज़ सफाई का ना ख्याल रखना। तो हकीम साहब, एलर्जी या एक्नी की क्या खास वजह होती है? ख़ास तौर पर माहौलियाती आलूदगी, मौसमी तब्दीली, नींद का पूरा ना होना और बास ऐसी ग़िज़ाएँ जैसा कि तेज़ मसालेदार और ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, ऐसी जगह जहाँ माहौल साफ़ सुथरा ना हो, नींद के अलावा वर्जिश, गैर मुनासिब खुराक, गैर मियारी खुराक, ये इसके मसाइल में शामिल हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए वो कौन से अनासर हैं जो जिल्द के मसाइल का सबब बनते हैं, उन अनासर पे ज़रा रोशनी डालिएगा। हमारे सबसे आम चीज़ें जो हैं वो माहौलियाती आलूदगी है, उसके बाद मौसमियाती तब्दीली हमारी जिल्द को मुतासर करती है, ज़्यादा ठंडक, ज़्यादा गर्मी, ये चीज़ें हमारी जिल्द को मुतासर करती हैं। इसके अलावा नींद की कमी से भी हमारी जिल्द पर बुरे असरात पड़ते हैं। सफाई निसफ ईमान है, अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे भी जिल्द के मसाइल पैदा होते हैं। और अगर देखा जाए तो आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उनमें कोला ड्रिंक्स और जेनिक फूड्स हैं। इसी तरह जदीद लाइफस्टाइल को अपनाने से और ख़ास तौर पर गैर मियारी खुराक इस्तेमाल करने से ये मसाइल दिन ब दिन बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। क्रीम लोशन भी तो इसमें काफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं ना आजकल, गैर मियारी जो। जी, गैर मियारी मेकअप, गैर मियारी लोशन, गैर मियारी चीज़ें और ख़ास तौर पर गैर मियारी वो चीज़ें जो चेहरे को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसका बायस बन रहे हैं। बिल्कुल हकीम साहब, तो जिल्द के मसाइल के लिए जो आसान घरेलू टोटके हों वो भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम किस तरह से एहतियात कर सकते हैं। हमारे घरों में कुछ चीज़ें आम इस्तेमाल की जाती हैं, अगर देखा जाए तो वो बहुत मौसर हैं। उनमें शहद का इस्तेमाल, लेमन जूस का इस्तेमाल, एलोवेरा का इस्तेमाल, बेसन, और इस तरह की एक तो चीज़ें और हैं जो ख़ास तौर पर हमारी जिल्द को साफ़ करने के लिए और दाग धब्बों को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। इनमें एक हल्दी भी शामिल है। इसके अलावा मुनासिब पानी ना पीना, एक्सरसाइज का मुनासिब ना करना, अपने ऊपर हर वक्त गम, परेशानी, फिक्र और डिप्रेशन को तारी रखना। अच्छा, ख़ास तौर पे हमें धूप से बचना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी धूप हमारे लिए ज़रूरी भी है। अगर हम घर वापस आएँ तो रास्ते का गर्दो गुबार साफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम घर आते ही सबसे बेहतरीन तो यह है कि गुस्ल कर लें। अगर ये नामुमकिन हो तो कम से कम हाथ मुंह ज़रूर धोना चाहिए। अच्छा, करशी का अर्के गुलाब जो है अक्सर औकात चेहरे को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे ब्रांड से इसे मुनफरिद बनाती है? करशी अर्के गुलाब की एक ख़ास क्वालिटी है। इस क्वालिटी की वजह यह है कि इसमें शामिल गुलाब उसके इंतखाब के लिए और इसकी डिस्टिलेशन के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है। इसको वो तमाम मराहल से गुजारा जाता है जो इसकी क्वालिटी को बेहतर करते हैं। यही एक वजह है कि करशी का अर्के गुलाब दीगर कंपनियों से मुमताज़ है, जो इसके म्यार को बरकरार रखता है। करशी अर्के गुलाब स्प्रे में भी दस्तयाब है कि आसानी के लिए, और बनाया ही खास इस चेहरे की सफाई के लिए और इस मकसद के लिए गया है कि चेहरा साफ रखा जा सके। इसके लिए हर वो क्वालिटी और चेक्स जो किया जा सकता है करशी ने उससे किया है। इसी वजह से इसका एक म्यार है जो इसे दूसरों से मुमताज़ करता है। अच्छा, इसकी अगर देखा जाए तो अफादियत में अगर हम दिन में 1-2 दफ़ा शामिल कर लें
तो हमारे चेहरे की रतूबात, ख़ास तौर पर आयरी रतूबात जो एक्नी की वजह बनती है, उससे महफूज रहा जा सकता है। और ख़ास तौर पर हमें रात सोते वक्त चेहरे पे अरग गुलाब ज़रूर लगाना चाहिए। और मियारी अरग गुलाब करशी का ही अरग गुलाब है कि दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा रुई से लगा लें, स्प्रे से लगा लें, किसी भी सूरत अरके गुलाब का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल हकीम साहब, तो अमराज़े जिल्द और जिल्द की शगुफ्तगी के लिए कौन सी ऐसी करशी की अद्वियात हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं? अरके गुलाब तो सरफरिस्त हैं। अगर खून को साफ करने के लिए देखा जाए तो मुसफ़ीन सिरप, मुसफ़ीन गोलियां और एलोवेरा केयर, जिसे एलो केयर के नाम से जाना जाता है, बेहतरीन चीज़ें हैं। और अरके गुलाब का आपने जिक्र किया सरे फहरिस्त है, तो फिर यह भी बताएं कि अरके गुलाब का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है? अरके गुलाब को रुई में भिगोकर, रुई को अरके गुलाब में भिगोकर चेहरा साफ करना चाहिए। इसे स्प्रे वाली बोतल में डालकर अगर ठंडा करके लगाया जाए तो ये बहुत मुफीद रहता है। गर्दों को बार साफ करने के लिए अरके गुलाब बेहतरीन चीज़ है। रुई से इस्तेमाल कर लें, स्प्रे से इस्तेमाल कर लें, ये दोनों तरीक़ों से बहुत मुफीद है। अरके गुलाब से एक बेहतरीन मिक्सचर अमूमन घरों में तैयार किया जाता है जो कि बहुत मौसर है, यानी अरके गुलाब, लेमन का रस और ग्लिसरीन, ये बराबर वज़न में शामिल कर लें। ये मिक्सचर चेहरे के लिए इंतहाई मुफीद है। हकीम साहब, फोड़े, फिंसियाँ और कील महासे, ये एक अहम मसला है हमारे मुआशरे के अंदर, चाहे वो मर्द हजरात हों या ख़वातीन। इनके लिए मतब करशी से आप क्या इलाज रिकमेंड करेंगे? मतब करशी ने इसके लिए एक इंतहाई मुफीद नुस्खा मुरतब किया है। रिसर्च के बाद ये नुस्खा हमने देखा है कि बहुत मौसर है। ग़िज़ा से पहले 2 चम्मच मुसफ़ीन शरबत सुबह, 2 चम्मच शाम इस्तेमाल किए जाएँ। इसी तरह मुसफ़ीन गोलियाँ 2 गोलियाँ सुबह, 2 शाम ग़िज़ा से पहले इस्तेमाल की जाएँ। और ग़िज़ा के बाद अक्सीर जिगर शरबत 2 चम्मच सुबह, 2 शाम, अक्सीर जिगर गोलियाँ 2 गोलियाँ सुबह, 2 शाम, इंतहाई मुफीद रहेंगी। इसके अलावा रात सोते वक्त मुरब्बा हरड़ 2 दाने तकरीबन 250 मिलीलीटर नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किए जाएं तो जिल्दी अमराज के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। ये सारा कुछ करने के अलावा हमें अपनी ग़िज़ा पर भी ख्याल रखना चाहिए। ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो ज़्यादा मिर्च मसालों पर मुश्तमिल हों, और कोशिश करें कि सकील, मुरगन, मुहर्रक, तुर्श ग़िज़ाओं से ख़ास तौर पर परहेज़ किया जाए। बिल्कुल हकीम साहब, करशी की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग से तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? हम अपने रोज़मर्रा कामों में शाइस्तगी के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको नफीस बनाने के लिए, उसकी नफासत के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। अगर अद्वियात की तैयारी में भी इसको मद्देनज़र रखा जाए, जैसा कि बैनुल-अक़वामी दर्जाबंदियाँ, बैनुल-अक़वामी असूल हैं जो कि करशी ने अपनाए हैं, उसमें जदीद तरीन मशीनरी, तिब्बी असूल, साइंसी असूल, इन सब चीज़ों को करशी ने एक म्यारी दर्जाबंदियों में तय किया है। इन सारी क्वालिटियों में मुख्तसर ये कहा जा सकता है कि किसी भी दवाई की ख़रीदो फ़रोख्त से लेकर उसकी तैयारी, उसके मुकम्मल होने तक मुख्तलिफ चेक्स हैं, मुख्तलिफ क्वालिटी हैं जो करशी बरकरार रखता है। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। अच्छा, इसकी मसनूआत के हवाले से बताइएगा, अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो कहाँ से इसे हासिल करे, इसकी तफसीलात क्या होंगी? करशी की तमाम प्रोडक्ट्स हर अच्छे मेडिकल स्टोर से, अच्छी फार्मेसी से मिल सकती हैं। बहरहाल अगर ऑनलाइन भी चाहें तो ऑनलाइन दवाई भी मंगवाई जा सकती है। इसके मुतल्लिक़ कुछ पूछना चाहें, कोई तफसील हासिल करना चाहें तो इसके लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, जिसके लिए www.karshihealthshop.com मौजूद है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बहुत मुफीद मशवरे दिए, हमें भी, हमारी ऑडियंस को भी, और यकीनन हमारी ऑडियंस जो है इससे मुस्तफ़ीद हुई होगी। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आज के शो में आपका आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।